बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जाहिर है अब अगले पूरे कार्यकाल के लिए राज्य की कमान एक बार फिर उनके हाथ में है। कार्यभार संभालने के साथ ही उनके सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नतीजों की घोषणा के बाद से राज्य में जिस पैमाने की हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं उससे वे कैसे निपटती हैं। विराम। हालांकि शासन के उनके तौर तरीकों के रिकॉर्ड को देखते हुए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वे स्थानीय जटिलताओं को समझकर जल्दी ही हालात पर काबू पा लेंगी। लेकिन यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर चुनाव में भारी जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा के जैसे आरोप लगे हैं उस पर उनका क्या रुख होगा। गौरतलब है कि पिछले रविवार को विधानसभा चुनाव के परिणाम में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत के बाद से राज्य में लगातार हिंसक वारदात जारी है और करीब 1.5 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबरें आ चुकी हैं। इसमें एक और भाजपा अपने ज़्यादा कार्यकर्ताओं की जान जाने की शिकायत कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस भी अपने लोगों की हत्या का आरोप लगा रही है। पैरा सवाल है कि नतीजों को सहजता से स्वीकार कर सभी पार्टियां अब आगे राज्य की बेहतरी के लिए कुछ करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को हिंसक गतिविधियों शामिल होने से क्यों नहीं रोक पा रही है। हालत यह है कि हिंसा के पैमाने को देखते हुए जहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग उठ रही है वहीं तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा फैलाने का आरोप भाजपा पर लगाया है। इस बीच शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने हालात से निपटने की बात कही है लेकिन साथ यह भी शिकायत की कि सोमवार तक राज्य का समूचा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में था। यह एक तरह से हिंसक गतिविधियों की शुरुआत में नहीं रोक पाने के लिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने जैसा है। क्या ऐसे आरोप प्रत्यारोप से मौजूदा हिंसा का हल निकाला जा सकता है। हिंसा की कुछ घटनाएं चुनावी प्रतिद्वंद्विता और स्थानीय लोगों के बीच आपसी टकराव का नतीजा हो सकती हैं लेकिन फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उसमें दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने का उपाय करना चाहिए ताकि हिंसा थम सके। पैरा यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और उनकी गतिविधियां आमतौर पर वरिष्ठ नेताओं के रुख पर निर्भर होती है। अगर इससे इतर कभी हालात पैदा होते हैं तो उसे भड़काने या फिर काबू करने के मामले में शीर्ष स्तर के नेताओं की बड़ी भूमिका होती है। यों पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी वाम मोर्चे पर हिंसा का सहारा लेकर राज करने का आरोप लगाती थी लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में
आने के बाद इसी तरह के आरोप उस पर लगने लगे। कहा जा सकता है कि जब भी जिस पार्टी का किसी इलाके में वर्चस्व रहा, उसने हिंसा और ताकत के बल पर स्थानीय लोगों और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। लेकिन बेमानी मसलों पर हिंसा का सिलसिला जारी रहते क्या लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? जरूरत इस बात की है कि सत्ता के गणित से बेलगाम होने वाले राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक माहौल में राज्य के हित के लिए मिलकर काम करें। मौजूदा महामारी के दौर में पहले इस संकट से निपटना सबकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। पैरा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए फौरन कुछ करना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर ने झकझोर दिया है। संक्रमितों और मरने वालों का आंकड़ा होश उड़ा रहा है। इसने अर्थव्यवस्था के हालात और गंभीर कर डाले। छोटे बड़े उद्योगों को भारी मदद की दरकार है। ऐसे में रास्ता यही रह जाता है कि केंद्रीय और व्यावसायिक बैंक मदद के दूत बने। जैसा कि देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा दबाव स्वास्थ्य क्षेत्र पर है। अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन, दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति बता रही है कि हालात को देखते हुए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जब तक कंपनियां उत्पादन नहीं बढ़ाएंगी, नई इकाइयां नहीं लगेंगी, तब तक चिकित्सा क्षेत्र को जरूरी सामान की आपूर्ति मुश्किल ही है। विराम। इसलिए सबसे पहले उन इकाइयों के लिए कर्ज का रास्ता और आसान किया गया है जो स्वास्थ्य क्षेत्र की ज़रूरतों से जुड़ी है। रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है। इस पैसे से चिकित्सा उपकरण बनाने वाले उद्योगों को कर्ज मिलेगा। टीका बनाने वाली कंपनियां भी कर्ज लेकर उत्पादन बढ़ा सकेंगी। दवा कंपनियों को भी आसानी से कर्ज मिल सकेगा। जीवन रक्षक प्रणाली जैसा सामान आयात करने वाले भी कर्ज का फ़ायदा उठा सकेंगे। हालांकि इसे स्थायी राहत नहीं कहा जा सकता, फिर भी फौरी ज़रूरतों के हिसाब से यह अच्छी शुरुआत है। इस काम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पैरा। हालात के मद्देनज़र स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी निवेश की दरकार है। अगर बैंकों की मदद से चिकित्सा उपकरण और टीके बनाने वाली नई कंपनियां खड़ी हो जाती हैं, तो ये कंपनियां आगे के लिए धरोहर भी बन जाएंगी। मौजूदा संकट ने यह एहसास करा दिया है कि ऐसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमें क्या और कितना चाहिए। इसलिए यह वक्त वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की तैयारियों का भी है। गौरतलब है कि देश में टीकाकरण का काम जोरों पर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं बन पाने से इस मुहिम को धक्का लगा है। इसका उपाय टीका उत्पादन बढ़ाना ही है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जैसी कंपनियां तो सरकार से मदद भी ले चुकी हैं। पैरा। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि छोटे और मझोले सभी उद्योग संकट में हैं। काम धंधा नहीं हो पाने की वजह से इकाइयां पिछले साल जैसी ही मुश्किलों में घिर गई हैं। महामारी से निपटने के लिए कई राज्यों को जिस तरह से सख्त प्रतिबंध लगाने पड़े हैं, उससे काम धंधे
ठप पड़ गए हैं। रोजाना हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कारोबारियों और उत्पादकों के सामने बैंक कर्ज की किस्तें चुकाने का संकट है। लेकिन सवाल यह भी है कि पैसा आए तो कहां से? अगर मदद नहीं मिली तो ज़्यादातर कारोबारी सड़क पर होंगे। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने 25 करोड़ रुपए तक के कर्ज वाली कंपनियों को कर्ज पुनर्गठन की सुविधा देने का ऐलान किया है। नए कर्ज भी दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए तक की सहायता को प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कर्ज माना जाएगा। ज़्यादा कुछ हो या न हो, इससे कम से कम इतना तो होगा कि कारोबार कुछ समय के लिए ठप होने से बच जाएंगे। लगता है कि आरबीआई ने पिछली घटनाओं से सबक लेकर इस बार पहले ही कुछ कदम उठा लिए हैं। विराम।